नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में। और आज हम बात करेंगे चाय के प्याले में एक तूफान उठाने की कोशिश का, यानी कि सत्यपाल मलिक जी की बात कर रहे हैं हम। और सत्यपाल मलिक जी जो हैं वो अचानक कूद पड़े हैं। वैसे तो उनकी जो मन स्थिति थी तो वो बहुत समय से दिख ही रही थी, जब से उनको गवर्नर के पद से च्युत किया गया है और सीबीआई के 600 करोड़ रुपए का केस उनके सामने है, जिसमें वो संभवतः आरोपी बन जाएंगे। तो अभी उन्होंने 2 इंटरव्यू दिए हैं। पहले तो एक करण थापर को दिया। अब करण थापर जो है उनका भी पारिवारिक इतिहास है। और दूसरा रवीश कुमार को दिया, जिनके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आरंभ करूंगा ओंकार जी से। ओंकार जी, आपने निश्चित रूप से सत्यपाल जी के वचन सुने होंगे और उससे ऐसा लगता है कि वो ये दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि पुलवामा की घटना जो थी वो जानबूझ के करवाई गई, जिससे कि पाकिस्तान पर आक्रमण करने का भारत को या मोदी जी को अवसर मिल जाए। और इसलिए भी वो रवीश कुमार को जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें इसलिए वो व्यथित दिखाई दे रहे हैं कि उनकी इतनी सारी बात हुई और किसी ने उसको हेडलाइन नहीं बनाया, किसी ने उसको चर्चा नहीं की, लेकिन वो भी गलत कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में ये पूरी हेडलाइन है। जी ओंकार जी। देखिए, सत्यपाल मलिक को मैं आज से नहीं जानता हूँ, बहुत लंबे समय से जानता हूँ। तब से जानता हूँ जब मैं फोन पर जब बात होती थी तो हम इनको सत्यपाल भाई कह करके वो पुकारते थे और ये ओमकार भाई कह करके संबोधित करते थे। मेरी इनसे अनगिनत मुलाकातें हैं, जब ये लोकदल में थे तब के भी और उसके बाद की भी। जब ये समाजवादी पार्टी में थे या बाद में ये भटकते रहे, जब भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बनाए गए तो भी मेरी इनसे मुलाकात। और एक ठिकाना हमारा हुआ करता था, होटल क्लेरिजिस, वहाँ पर इनका एक ठिकाना था, वहाँ पर ये बैठते थे, घंटों घंटों बातें होती थी। बहरहाल वो तो अतीत की बात है। अब आते हैं आपके प्रश्न पर। वो तो मैंने केवल इतने इसलिए बताया है कि सत्यपाल मलिक जो है वो कितने शेखीखोर हैं या चीजों थोड़ा को सा किस थोड़ा सा और बैकग्राउंड इनका बता दीजिए, जिससे इनके और भी स्पष्ट हो जाए। जी जी, वो जब आगे चर्चा होगी तो वो सारी डिटेल हम बताएंगे इनके बारे में। पर मैं कह रहा हूं कि ये बहुत शेखीखोरे हैं। ये कब बात कहते हुए झूठ बोल रहे हैं, कब सच बोल रहे हैं, ये पकड़ पाना हर एक के बूते की बात है नहीं। 2010 में मैंने एक इंटरव्यू लिया था, उस समय मैं हरिभूमि में संपादक था और देश विदेश की जानी मानी हस्तियों के ही इंटरव्यू की श्रृंखला चला रहा था। उसमें मैंने सोचा कि ये चूंकि चौधरी चरण सिंह के साथ काम कर चुके हैं, स्टूडेंट लीडर रहे हैं, उसी मेरठ कॉलेज में रहे हैं जहां से बाद में मैं पास आउट हुआ हूं, तो एक मेरठ जिले में ही दोनों पैदा हुए। हमारे गांव में और इनके गांव में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा, हवाई मार्ग से मुश्किल से 20 किलोमीटर का या 15 किलोमीटर का होगा। हमारा गांव सरधना रोड पर पड़ता है, इनका बागपत रोड पर हिसावदा पड़ता है। तो एक थोड़ा सा वैसे भी एक लगाव हो जाता है, एक ही बिरादरी से आते हैं, ये भी बात सही है। तो वो सारी चीजें थी। तो 2010 में जो मैंने इनका इंटरव्यू लिया था उसमें वो मेरे पास अभी भी रिकॉर्डेड है और मैंने अपने एक चैनल पर उसको चलाया भी था जब ये बहुत सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। उसमें इन्होंने चौधरी चरण सिंह के बारे में और बाद में जब वो नहीं रहे तो अजीत सिंह के बारे में ऐसी ऐसी बातें कह रखी हैं कि अगर वो जयंत सुन लें या पार्टी के बड़े अधिकारी सुन लें तो इनको कभी अपने पास बैठने भी ना दें। मतलब एक जगह तो ये अजीत सिंह को गाली देते हैं, ये कहकर के सालों ने मुझे फिर जो है पार्टी से बाहर कर दिया। मतलब गलती भी ये करें और भुगतें हम, कुछ इस तरह की बातें इन्होंने उस इंटरव्यू में कह रखी है। मेरी एक किताब आई थी खास मुलाकातें, उसमें भी वो पूरा इंटरव्यू है एज इट इज जो इन्होंने कहा था। तो
मेरा कहना ये है कि सत्यपाल मलिक कब किसके हो जाएं और किसके खिलाफ हो जाएं, इनको मतलब इन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। और इनके बारे में एक बात तो मशहूर है कि ये जब जहां होते हैं वहां के तो बिल्कुल नहीं होते हैं। ये अगर चरण सिंह के साथ हैं तो उनके साथ नहीं है, अजीत सिंह के साथ हैं तो उनके साथ भी नहीं है। ये मुलायम सिंह यादव के साथ हेलीकॉप्टर में टंगे घूम रहे थे, ये और केसी यादव, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मुलायम सिंह यादव को भी शायद ये गलतफहमी थी कि जाटों के कुछ वोट ये दिला देंगे, या इनकी इतनी कुव्वत है कि चौधरी चरण सिंह के साथ चूंकि नजदीकी से काम किया है तो कुछ फर्क डाल देंगे। वो भी नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने भी इनको हेलीकॉप्टर से उतार दिया और राज्यसभा में भी नहीं भेजा, और को भेजते रहे, इनको कभी नहीं भेजा मुलायम सिंह यादव ने। फिर ये भटक बीच में 1989 में जब वो जन मोर्चा बना था जिसमें अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान, रामधन ये और वीपी सिंह थे, ये वहां गए, अलीगढ़ से चुनाव लड़े, जीत भी गए, संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए वीपी सिंह की सरकार में। लेकिन ये वीपी सिंह के भी नहीं हुए। वीपी सिंह ने जैसे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की, सबसे पहले विद्रोह करने वालों में ये थे। ये कभी देवीलाल के भी नहीं हुए। ये मतलब सबसे द्रोह करते रहे, सबसे बगावत करते रहे, सब में बुराइयां ढूंढते रहे और वो सारी चीजें प्रेस के सामने लेकर के गए। मतलब अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी के भी खिलाफ जा सकते हैं। अब आइए भारतीय जनता पार्टी में जब ये आए, भारतीय जनता पार्टी में इनको मतलब कहते हैं ना कि सिर आंखों पर बैठाना, कुछ उस अंदाज में इनका स्वागत हुआ। और सबको गलतफहमी ये रहती है कि चरण सिंह के साथ चूंकि काम कर चुके हैं तो वेस्ट यूपी में जो है कुछ अंतर डालेंगे और कुछ तबका तो है जो इनके साथ आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने किसान मोर्चा का सर्वे बनाया, फिर उपाध्यक्ष बनाया, फिर जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बिहार का गवर्नर बना करके भेजा। बिहार के साथ साथ इनको उड़ीसा का भी दायित्व मिला। बाद में जम्मू कश्मीर में जब ये बड़े बदलाव करने थे तो सत्यपाल मलिक को ये सोच करके जम्मू कश्मीर भेजा गया कि भाई स्टूडेंट लीडर रहे हैं, समाजवादी व्यवस्था के हिस्से रहे हैं, जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं के साथ इनके रिश्ते रहे हैं, जैसे मुफ्ती साहब के साथ इनका रिश्ता था। मुफ्ती साहब को गृह मंत्री बनाया था विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, इनको संसदीय कार्य मंत्री बनाया था। दोनों नजदीकी से काम कर चुके थे। रुबैया सईद वाला प्रकरण हो चाहे दूसरे कांड रहे हों, उनमें इनका मुफ्ती परिवार के साथ एक तारतम्य था, एक मेल जोल था, एक आना जाना था। ये माना गया कि मुफ्ती साहब की जो बेटी है उनके साथ भी ठीक रिश्ते इनके रहेंगे। वहां जैसा भी रहा है, और जो राम माधव प्रकरण और आरएसएस के किसी बड़े नेता और मोदी के करीबी ने 300 करोड़ का वो क्या प्रस्ताव दिया, 2 प्रोजेक्ट का, एक कोई अंबानी ग्रुप का, एक कोई राम माधव के किसी नजदीकी का, जिसमें अब ये सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं, वो इन्होंने उछाल दिया। अब जम्मू कश्मीर में राजभवन में जो कुछ हो रहा था, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन बाद में चूंकि 370 और 35 से हटाई गई तो वहां पर राज्यपाल तो रह नहीं सकता था टेक्निकली। जब केंद्र के अधीन कोई क्षेत्र हो जाता है, राज्य हो जाता है, तो वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर लगता है। तो इनको गोवा भेजा गया। वहां ये प्रमोद सावंत से भिड़ गए, उनके प्रोजेक्ट्स की फाइलें रोक करके बैठ गए, दबा करके बैठ गए। उन्होंने बीजेपी हाईकमान से बात की कि साहब ये तो हमारे ही प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगा रहे हैं, अब वो क्यों फाइल रोक करके बैठ गए, ये तो इनसे बेहतर कोई जानता नहीं है। तो फिर उठा करके इनको शेष कार्यकाल के लिए शांतिवन भेज दिया गया कि अब आप मेघालय में अपना कार्यकाल पूरा करिए। तो ये अपने आप को अपमानित महसूस करते रहे। एक और राज की बात मैं खोल देता हूं यहाँ पे आज। जी जी जी। आपके स्टेट राजस्थान में जब कल्याण सिंह रिटायर होने वाले थे तो इनकी बड़ी भारी अभिलाषा थी कि मैं यहाँ का गवर्नर बन जाऊं।
और ये गोवा के बाद वहां आना चाहते थे जब इनको मेघालय भेजा जा रहा था। तो वो अभिलाषा जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूरी नहीं होने दी। आपको याद होगा, आप तो जयपुर में बैठे हैं, ये अलग अलग जगहों के गवर्नर रहते हुए भी राजस्थान के, और राजस्थान में भी एक जिले विशेष के कितने दौरे करते थे। ये क्यों दौरे करते थे, और वहां ऐसा इनका कौन सा सगा था या प्रिय था जिससे ये बार बार मिलने जाते थे, या वो ऑर्गेनाइज करते थे प्रोग्राम और सत्यपाल मलिक वहां जाते थे। और ये सारी सूचनाएं बीजेपी नेतृत्व के पास थी संजय जी। इनको समझाया भी गया था कि एक गवर्नर की प्रतिष्ठा होती है, गरिमा होती है, मर्यादा होती है, उनका पालन करिए। सत्यपाल मलिक नहीं माने। तो जब ये गवर्नरी से रिटायर हो रहे थे उससे पहले ही इन्होंने रायता फैलाना शुरू कर दिया था, जब यहाँ किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली में। जी हाँ, जी तब हाँ। भी ये मोदी पर अटैक करते थे, अमित शाह पर भी अटैक करते थे। और गवर्नर पद से जब मुक्त हो गए तो इनको एक गलतफहमी थी कि अब विपक्ष इनको हाथों हाथ लेगा। लेकिन उसी दौरान मैंने बताया ना कि मैंने एक चैनल, अपने चैनल के लिए इनके इंटरव्यूज के वो सारे अंश जो हैं वो प्रसारित किए थे। तो वो चीजें जो हैं वो जयंत तक पहुंच गई कि साहब ये देखिए 2010 में इन्होंने इंटरव्यूज में क्या क्या कह रखा है चौधरी साहब के बारे में, अजीत सिंह के बारे में। तो जयंत ने भी किनारा कर लिया, समाजवादी पार्टी ने भी इनको भाव नहीं दिया। अभी लेटेस्ट सूचना ये है कि जो टूल किट चल रही है 2024 के लिए, उस टूल किट का हिस्सा ये भी बन गए हैं। और करण थापर को इंटरव्यू दीजिए या रवीश कुमार को दीजिए, ये सब दिशा निर्देश कहाँ से मिले होंगे ये हम आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जी। हाँ, अब मैं चलता हूँ धीरेन्द्र जी के पास। धीरेन्द्र जी, ये जो बोल रहे हैं, विशेषकर जो पुलवामा की तरफ इनका संकेत है, तो इतना पुराना राजनेता वो ये भी नहीं समझता कि जो कुछ भी ये बोल रहे हैं कि साहब हमारी गलतियां थीं और अरेंजमेंट सिक्योरिटी के प्रॉपर नहीं थे, तो उस समय तो वहाँ पर गवर्नर रूल था या प्रेसिडेंट रूल था, मतलब यही थे सर्वे सर्वा। लेकिन ये सब कहने से उसमें पाकिस्तान का जो रोल है वो तो कहीं से ख़त्म हो नहीं जाता। तो ये आखिरकार कहना क्या चाहते हैं? दरअसल इनका जब इंटरव्यू मैंने सुना तो ये आपका जो सवाल है ना, ये सबसे पहला सवाल है जो किसी भी उस आदमी को जो ये समझता है कि सिस्टम कैसे काम करता है, सिस्टम में कैसे रहते हैं और इन सब बातों का क्या चीज इसके इंटरव्यू में नई चीज आ सकती है या क्या इन्होंने कहा। पूरा इंटरव्यू एक पीएम ने इनको कार्बेट पार्क से फोन किया और उसने कहा कि चुप रहिए। मतलब ये इस तरह का संवाद मुझे लगता है कि कभी जब लालू यादव या मुलायम सिंह यादव अपने बचपन के दोस्तों से मिलते होंगे, उसके बाद से आज तक कभी नहीं किया होगा। उन्होंने जिनको हम लोग गांव का नेता मानते हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी की छवि सबको मालूम है कि कितना संतुलित बोला। और पीएम इस तरह का बयान कि आप चुप रहिए, ये मतलब ये बोल सकते थे क्या? ये उस वक्त ये शब्द निकाल सकते थे गवर्नर रहते हुए? कोई इनसे मतलब ये सवाल है जिसका इस्तेमाल जैसे पाकिस्तान ने कर लिया। पाकिस्तान ने इस बयान का मैक्सिमम जो इस्तेमाल कर सकता था वो किया। उसने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कि देखिए वो अपना हिंदुत्ववादी जो एजेंडा चलाता है पाकिस्तान को बदनाम करता है। इससे ज्यादा क्योंकि वो जो पूरा का पूरा ऑपरेशन है किस तरह अंजाम दिया गया, वो लड़का जो फिदाइन है वो इनसे ज्यादा सच बोल के चला गया। मतलब जिस आदमी ने इस देश के लिए सबसे बड़ा इतना घातक हमला किया कि हमको अपने 40 उन देश के बेटों को खोना पड़ा, वो इनसे ज्यादा सच बोल रहा है। मैं ये कहूंगा कि उसके पास मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सही समझ होगी कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये कहना इस अपने फायदे के लिए, अपने को सुर्खियों में रखने के लिए और उन लोगों की जमात के लिए जो आजकल एक गिद्ध से ज्यादा कुछ नहीं रहे, जो मरने का इंतजार करते हैं किसी के ताकि उसको लेकर नोच कर भागें।
आपको याद होगा सबसे पहले जब नेक्स्ट डे अटैक के तुरंत बाद, मुझे इसलिए भी याद है कि हम लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ होम से फर्स्ट टाइम अंडमान जाने के लिए कि वहां कुछ स्टोरीज हम लोग करें, उस पर जाना था और अगले दिन सुबह की ही फ्लाइट थी, तो सब लोग तैयार थे। हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ होम कवर करने वाले रिपोर्टर्स को सबको जाना था, सुबह की सबकी टिकट्स थी, सब अपना तैयारी के साथ थे। अचानक ये खबर आनी शुरू हुई शाम को और हम लोगों ने अपने आप ही वो टूर कैंसिल कर दिया। और वो कैंसिल करने के बाद हम में से ज्यादातर रिपोर्टर कश्मीर में थे उस मौके पर जहां ये सब हुआ। और सबसे पहला जो संजय जी जो उस समय सवाल उठे थे, आपको याद होगा, कहा गया कि अमूमन इनको एयरक्राफ्ट से जाते थे, इस बार एयरक्राफ्ट नहीं दिए गए और ये नहीं दिए गए। ये पहले सवाल थे जो प्रेस कर चुकी थी ये सवाल, और उस समय कारण भी बता दिए गए थे, भाई इतना बड़ा कानवे है, जाएंगे, सिक्योरिटी है, सिक्योर्ड है। चूक जो हुई वो सब चीजें। आपको सिर्फ एक चीज पता चली कि प्रधानमंत्री ने एक आदमी को जिसको फोन किया और उसको कहा चुप रहिए। मतलब ये एक चीज आपको इंटरव्यू से पता चली। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं तो 35 साल प्रशासन में रह चुका हूं और ये तो प्रोटोकॉल है कि कोई ऐसी गंभीर घटना होगी तो आप अचानक बिना किसी डिस्कशन के, बिना सब चीजें पता किए हुए आप ओपन में नहीं बोलेंगे। पहले आप सब चीजें जो हैं वो पक्की कर लेंगे और उसके बाद यदि प्रेस को बताना है या किसी को बताना है सामने आके, तो वो जो भी बताएगा जाके वो पहले सबसे चर्चा करके, और बिल्कुल लाइन तय हो जाती है कि इतना बोलना है और इससे अधिक नहीं बोलना है। ये तो स्टैंडर्ड बात है। इसमें इन्होंने कौन सी नई बात कह दी? नहीं, इन्होंने नई बात कही जो इनके जहन में उस समय आ गई। जिस समय जो इंटरव्यू दे रहे थे तो उनको जो लगा, मैं ये नहीं मानता कि ये बहुत गंभीर आदमी के तौर पर हैं। पूरा राजनीतिक कैरियर सर ने बता ही दिया, ओंकार सर ने, कि क्या रहा। एक स्टूडेंट लीडर से शुरू करके एक चुनाव जो 74 से 77 में भारतीय क्रांति दल, मुझे लगता है बीकेडी जो हुआ करता था, उससे जीतने के बाद फिर राज्यसभा में लंबा समय, और उसके बाद वो 2 साल की सांसदी जो वीपी सिंह की लोकप्रियता के दम पर, उसके बाद ये अपने दम से पंचायत चुनाव नहीं जीत सकते। इस बात को आपको मुजफ्फरनगर के 370 चौधरी लीडर सुना सकते हैं। यहीं मैं अगर उनको नंबर जोड़ता चला जाऊंगा तो जिन्होंने इनके साथ काम किया। और ये चूंकि बीजेपी की हमेशा से, मुझे लगता है कि ये शायद वेस्टर्न यूपी को लेके एक कंफ्यूजन उनको हमेशा रहता है कि कौन आदमी हमको वोट लाके दे देगा, और वो ये जानते नहीं कि वोट मिल क्यों रहे हैं। तो उनमें से एक ये भी कारण है कि वो सत्यपाल मलिक। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि कोई शख्स अपने फायदे के लिए देश के सर्वोच्च उस पद पर बैठे हुए आदमी को इस तरह के शब्दों से, जो कि एक डेकोरम भी नहीं, क्योंकि ये सीधा हो ही नहीं सकता कि उस वक्त कोई आदमी नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, पीएम ऐसे बातचीत करेंगे। और इनको इतनी देर में ये पता चल चुका था, अगर ये मान लीजिए कि पीएम उस दिन शूट हो रहा था, जब वो बाहर निकले और उन्होंने फोन किया होगा और इनके पास इतनी डिटेल आ गई होंगी, मतलब इनको इतना पता चल चुका होगा कि साहब हमने ये गलती कर दी। उस समय ये बात करने की थी, या उस समय बॉडी आनी थी, आपको याद होगा संजय जी, बॉडी आनी थी, पूरे देश को देखना था, वो सारी चीजें। तो ये एकदम फिग ऑफ इमेजिनेशंस का बहुत अच्छा कलेक्शन है जो इनके पास है। और जो दूसरे की इल इन्फॉर्म्ड है, जिस आदमी ने इतना बड़ा फैसला लिया हो, जिसके पास वेल इन्फॉर्म, जो इस देश की बहुत सारी रवायतों को, और मैं कह रहा हूं कि वो छोड़ दीजिए कि वो कौन है, क्या है, इस देश का प्रधानमंत्री इल इन्फॉर्म्ड होता है क्या? जिसको डीआईबी सुबह ये ब्रीफ करते हो, जिसको एनएसए ब्रीफ करता हो, वो इन्फॉर्म्ड है इनके मुताबिक। मुझे लगता है कि ये इतने साल तक अगर ये राज्यपाल रहे हैं तो ये बेसिक डेकोरम से भी अलग रहे होंगे, प्रोसीजर से भी अलग रहे होंगे, और इनको सिर्फ अपना जो उसका जो दिखावा है उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं रहा होगा। वरना ये सबको मालूम हो जाता है। जो आप बता रहे हैं, आप तो 35 साल रहे हैं, हम जैसे लोग भी जो सिर्फ कवर करने के लिए इन सब में जाते हैं, वो जानते हैं कि इनका ओएसडी, इनके वो सब लोग, सबको पता रहता है बाकायदा है कि मिनट्स टू मिनट्स बनते हैं। कुछ नहीं बने, प्रधानमंत्री को इन्हीं से ये कहना था कि चुप रहिए, नहीं तो पूरे देश में तबाही ला देते, या कुछ भी, मतलब इससे बहुत उलट पुलट हो जाता उस वक्त। दूसरा एक और बड़ी बात इन्होंने कही कि साहब, एक और शब्द में इनका दूंगा कि डोवाल से भी इन्होंने ये कहा, ये तमाम चीजें कहा, लेकिन ये कहते हुए बाहर नहीं आए, ये फुटबॉल होते रहे। ये इन्होंने कहा कि इनको जम्मू कश्मीर से वहां भेज दो, वहां भेज दो, ये जाते रहे खुश होके।
लेकिन जैसे ही हटे तो इनको याद आ गया कि मैंने तो उनको ये कहा था, ये एकदम। और जिन लोगों ने इनके इंटरव्यू लिए, जिन सब से वो जो है, वो भी शायद ये समझ रहे हैं कि बासी कढ़ी लगातार उबलती रहती है, लगातार उबलती रहती है, क्योंकि इनमें से एक भी चीज नहीं है। दो आदमियों का संवाद है, अगर पीएम का इनका है, जिसमें से पीएम की तरफ से ना कुछ आया, और मुझे नहीं लगता कि पीएम इस बात को कोई तरजीह दे रहे नहीं, होंगे। वो खंडन करेंगे भी नहीं। वही मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये एक कोई चला भी नहीं रहा है, हम लोग तो फिर भी चर्चा कर रहे हैं। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि इस पर कोई सिंसियर आदमी इसको सोच ही नहीं सकता। और ये बात जो किसान आंदोलन के वक्त, मैं हैरान हूँ कि बीजेपी ने इतनी कर्टसी बरती है, जीतने के लिए जाने नहीं जाते हैं इस पार्टी के जिन दो नेताओं के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन के वक्त जैसे जैसे बयान ये दे रहे थे कि उनके खिलाफ आप ओवरकम नहीं कर सकते, जाटों को आप नहीं कर सकते और खत्म नहीं कर सकते किसानों को, ये सब एक, मैं तो ये मानता हूं, मुझे बहुत कड़े शब्दों से बचना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि एक सीजन्ड पॉलिटिशियंस कभी इस तरह के बयान नहीं दे सकता, जो हमेशा दूसरों के कंधों पर रहा हो, जिसने कभी जमीन का रिश्ता ना जोड़ा हो, सिर्फ जाट होने के नाम से वो अपने आप को ये मान बैठा हो कि मैं खेतीहर हूं, मैं किसान हूं और मेरे से बड़ा किसानों का हितैषी कोई नहीं, उसके अलावा ये कोई नहीं दे सकता। पोस्ट होने की वजह से हम और आप इस पर बात कर रहे हैं, वरना ये शख्स की पॉलिटिकल कैरियर को देखने के बाद, और चूंकि मैं मिल चुका, और हाँ, एक बात, जब उन्होंने कई पर्सनल, तो मैं भी कह देता हूं, हालांकि हम लोगों के डेकोरम में नहीं आता, ये ऑफ द रिकॉर्ड होती है, ऑफ द रिकॉर्ड में मिलने गया था हम लोग उस वक्त, मैं भी नहीं था, मेरे साथ दो रिपोर्टर और थे, तो इसीलिए सत्यपाल जी कम से कम ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे धीरेन्द्र ने कहा और मैंने उसको कह दिया कि हाँ ऐसा हुआ। हम लोग 3 राजभवन गए और हमने इनसे बातचीत की। मुझे लगता है कि ये ज्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे, इनके बारे में कुछ नहीं होगा। वो खूबसूरत सा जो महल है जिसमें रहते हैं राजभवन में, इनको ज्यादा, क्योंकि उस समय भी बीवी चंद्रशेखर, शायद अगर मैं नाम पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, उस समय सेक्रेटरी जो कश्मीर थे, वो ज्यादा बेहतर तरीके से समस्याओं को जब हम लोग बात कर रहे थे तो समझा चीफ पा रहे थे। सेक्रेटरी बीवी सुब्रमण्यम था। हाँ, बीवी सुब्रमण्यम, माफ कीजिएगा, मुझे चंद्रशेखर याद आ रहे थे, बीवी सुब्रमण्यम है। तो हम लोग जब उनको समझ रहे थे और इनको समझ रहे थे, तो जमीन आसमान का अंतर दिख रहा था। तो मुझे लगता है कि एक बयान, एक हताशा, इनको कोई नहीं मान रहा है, इनको जयंत चौधरी आके नहीं कह रहा है कि आप हमको रोशनी दिखाइए, और इनको बागपत की जनता सड़क पर मोमबत्ती लेकर मिल नहीं रही है कि आप आइए और हम करें। इससे ज्यादा इनके लिए मुझे नहीं लगता कि इनके बयान में कोई भी एक सार गर्भित बात होती, क्योंकि जो लोग बात कर रहे थे ये वो लोग हैं। अगर हम लोग आप ही अपने इसी समय जब हम टंडम बात कर रहे हैं, अगर आप उनके उस समय के बयान उठा के देख लीजिए, करण थापर हो, या मैं करण, माफ कीजिए, मुझे नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन उन तमाम लोगों के नाम आप लेगिए, आपको दिखेगा वो यही सब बातें कर रहे थे, क्यों नहीं पहुंची, क्या हुआ, और अचानक अब उनको लगा कि ये एकदम नई बात कह दी है। तो ये समझ में नहीं आया कि वो कौन सी नई बात कह दी है। तो ये एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। और मुझे याद आ रहा है, ओंकार जी, मैं इसी में ऐड करूंगा थोड़ा सा, जी जी, क्योंकि इन्होंने ये भी एडमिट किया कि अमित शाह के हवाले से इन्होंने जो ये कहा था कि अमित शाह ने कहा कि यस, पीएम किसी की बात नहीं मानते हैं आजकल, और इसका अब दिमाग ये फिर कह रहे गया हैं है। कि साहब कि वो मैंने झूठ बोला था। तो इसकी क्या गारंटी है कि जो आज बयान दे रहे हैं वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। और साथ में राम माधव वाली बात पे कि राम माधव ने इनको 300 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, उस पे भी ये कह रहे हैं कि राम माधव ने खुद नहीं कहा, लेकिन मुझे पता था। ये क्या है? ये तो बिल्कुल जैसे बच्चे बात करते हैं ना, उस तरह की बातें हो रही। कंट्रोडक्टरी बात जो है इन्होंने दो की हैं। एक तो अमित शाह के बारे में जो कुछ कहा कि साहब अमित शाह ने मुझसे ये कहा था कि मोदी का दिमाग फिर गया है, मतलब घमंडी हो गए हैं। एक तो उससे इन्होंने खंडन किया कि नहीं, मैंने ये बात नहीं कही थी, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं उसे वापस लेता हूँ। दूसरी बात, अमित शाह ने ये बात नहीं कही थी, मैं झूठ हाँ, बोल अमित गया। शाह ने ये बात नहीं कही थी, मैं गलती मानता हूँ और मैंने गलत कहा था, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। दूसरा स्टेटमेंट, ये आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है और मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया को भी छोड़ दीजिए। हर पार्टी में अपना इतना मजबूत आईटी सेल बैठा हुआ है कि वो लोगों के जो बयान हैं उनकी कटिंग काट करके अपने पास रखता है कि पता नहीं कब काम आ जाए ये। और जैसे ही कोई नया बयान, मतलब पहले के दिए बयान से उलट कोई देता है, वैसे ही वो चिपका करके दोनों को
और बहुत तेज गति से जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। तो वही इनके साथ हुआ। इन्होंने पहले शायद 2018 या 2019 में जम्मू कश्मीर पर नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की थी। इन्होंने कहा था कि अटल जी भी जम्मू कश्मीर को लेकर के बहुत सकारात्मक रहते थे, बहुत अच्छा उनका सम्मान था, लेकिन नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के लिए कोई नहीं हो सकता। और अब क्या कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के बारे में तो नरेंद्र मोदी को कोई जानकारी ही नहीं है। मतलब आप क्यों अपना मजाक बनवा रहे हैं बुढ़ापे में, और क्यों आप ये सारी हरकतें कर रहे हैं, किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं? और जिनके पास अपने ही बड़े नेताओं को कुछ देने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, वो आपको देंगे क्या? कुछ नहीं दे सकते हैं वो तो खुद ही 2 बार तो कम से कम ऐसा हो चुका कि जब इस देश ने उनको नेता प्रतिपक्ष का पद देने लायक भी नहीं छोड़ा, तो वो अब सत्यपाल मलिक को कुछ देंगे? ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज मुझे तो लगता है कि कांग्रेस की तरफ से है। जिस तरीके से करण थापर का इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया गया या करवाया गया या इशारा करके इनको बुलवाया गया, और द वायर की जो प्रतिष्ठा है वो तो सब जानते हैं कि कैसी है। रवीश कुमार की भी जो प्रतिष्ठा है उसके बारे में भी सब अवगत हैं। कोई भी प्रकरण हो, कोई भी बात हो, उनको सारे खोट जो हैं प्रधानमंत्री में ही दिखाई देते रहे हैं जब वो एनडीटीवी में काम कर रहे थे। और एनडीटीवी छोड़ करके भागने वालों में सबसे पहले भी ये और उनके सीईओ ही थे। प्रणय रॉय और राधिका तो बाद में मतलब वहाँ से विदा हुए, लेकिन सबसे पहले ये विदा हो गए। तो सत्यपाल मलिक अपना जो थोड़ा बहुत कोई भ्रम लोगों में बचा भी होगा इनके बारे में, उसको भी मटियामेट करने में लगे हुए हैं। जी, धीरेन्द्र जी। दरअसल पीएम को करप्शन से वो नहीं है, वो परहेज नहीं है। इस तरह की चीजें, इस तरह की टिप्पणियां जब आप करते हैं तो आपके पास कोई इस तरह के सबूत होने चाहिए जो आप पब्लिक के सामने रख रहे होते हैं, या आपके पास पीएम के पास करप्शन के चार्ज अभी तक तो मुझे लगता है कि कोई भी कोर्ट में लेके जा नहीं पाया है, अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ है। और अगर आपके पास सबूत है तो आपको वो शेयर भी करने चाहिए। लेकिन ये इस तरह की हल्की बातों को लेकर लोगों का ट्वीट करना, ये करना, उनको लग रहा है कि जैसे इनका एफिलिएशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शुरू से रहा है, और ये कारण दे रहे हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसा कोई चीज आपको नहीं दिखती। इनकी कितनी मुलाकातें हुई होंगी, और चूंकि वो भी उस पोस्ट पर जाने की वजह से जो मुलाकात होती है, जो बहुत ही ज्यादा कस्टमरी, मतलब एक जिसमें एक एक चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, उस तरह की बातचीत है। इन्होंने सिर्फ ये कह दिया, उनको करप्शन से वो नहीं है, परहेज नहीं, या इस तरह की चीज। लेकिन कोई इनसे पूछे कि अच्छा आप उदाहरण तो दीजिए, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो उसका कोई आधार आपके पास होना चाहिए कि साहब ये वो वजह थी जिसके लिए मैं आपको ये कह रहा हूं। क्योंकि इस बात का कोई तुक नहीं कि कल होने वाले इंटरव्यू में इनको अचानक ये लगने लगे कि इन्होंने जो 2 दिन पहले कहा वो गलत कहा था, उस दिन कुछ और हो गया था। जब आप अमित शाह जी के लिए ये कह सकते हैं तो प्रधानमंत्री के लिए भी आप 2 दिन बाद माफी मांग सकते हैं। दरअसल ये एक खास एजेंडा है। चुनाव से पहले, 2024 से पहले जनता के पास जाने के लिए पार्टियां इस समय एकदम अंधेरे में, जिस तरह से गांव में आया गांव का हाथी, अंधों के गांव में हाथी आया और जिसको जैसा हाथ लगा उसने वैसा लगाया, उसने वैसा अनुमान बनाया। तो चुनाव से पहले बजाय की पार्टियां, मैं देख रहा हूं संजय जी, कि लोगों को ये बताना होता है कि हम क्या करेंगे। पिछले 7 सालों से लोग ये बता रहे हैं, विपक्ष वाले, कि इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। तो जो कमी प्रधानमंत्री मोदी की खुद रह जाती है, हालांकि वो बहुत अच्छे से अपनी जनता को बताते हैं, यहाँ तक कि 55 मिनट से पहले, 45 मिनट से पहले जब हम लोग कवर करते हैं, उनका इंटरव्यू खत्म नहीं होता। इंटरव्यू का मतलब जो भाषण है वो खत्म नहीं होता, आजकल वही इंटरव्यू है। तो उसी में जो है वो सब चीजें बता देते हैं कि हमने ये किया, छोटी छोटी चीजें गिनवाते हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ रह गया हो तो उसकी पूरी जिम्मेदारी विपक्ष उठाता है कि इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। तो इसलिए जनता सोचती है कि जब सब कुछ इन्होंने कर दिया तो फिर इन्हीं से बात कर लेते हैं। वो इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
मुझे ये लगता है कि एक कमी है 2024 के चुनाव तक। हम इस तरह के बहुत सारे, हो सकता है कुछ और आपको ब्यूरोक्रेट्स दिखाई देंगे जो इस तरह के बयान लेके आ जाएंगे, कुछ और पॉलिटिशियंस जो जिनको अभी टिकट नहीं मिला, जैसे जिसको टिकट नहीं मिलता है आप देखेंगे, जैसे अब कल सीएम पूर्व सीएम सेठार को टिकट नहीं मिला तो अचानक आप देखेंगे तमाम लोगों को लगा कि ये बहुत सही बोलते हैं। अचानक इतने दिन तक वो नहीं बोल रहे थे, जो बीजेपी के लिए उन्होंने कहा होगा वो नहीं बोल रहे थे, लेकिन कल के बाद आज की अखबारों की आपको हेडलाइन से पता चल जाएगा कि सेठार साहब ने उनके गले पे, जैसे मान लो किसी दूसरे दल ने जबरदस्ती, खासतौर से बीजेपी ने पकड़ कर रखा हुआ था कि नहीं तुमको यही बना रहना है, मंत्री बनना है तुमको, उनको ब्लैकमेल कर रहे थे और अब इनको मौका मिला है, भाग के दूसरी पार्टी में जाके बदलाव लाएंगे। तो उस तरह के आप देखेंगे, इस तरह की चीजें होंगी। ये 24 से पहले का एक पैतरा है जिसमें मुझे लगता है कि सतपाल मलिक का एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही कि उनके पास अब क्या चीज का आकर्षण है। क्या वो लोकसभा लड़ना चाहते हैं, क्या वो राज्यपाल दोबारा बनना चाहते हैं, और दोबारा जिस पार्टी से बनना चाहते हैं कौन सी वो पार्टी है जो टिम्बकटू से लेके वहां तक ले जाएगी उनको, क्योंकि हिंदुस्तान में तो अभी नहीं दिख रहा है। क्योंकि मेरे विचार से होम मिनिस्ट्री बनाएगी और प्रेसिडेंट की अनुशंसा पे उनको बनना होगा और सरकार चुनेगी, तो उनमें तो अभी नहीं लग रहा कि इनका कोई नंबर है। तो ये क्या चाहते हैं, ये हमारा सवाल होना चाहिए कि आखिर ये चाहते क्या है, क्योंकि ये उनको भी नहीं पता। तो हम मदद करें उनकी इसको ढूंढने में कि वो आखिर चाहते क्या है। बल्कि ओमकार जी को मैं राय दूंगा कि अपने पुराने दोस्ती का ख्याल रखते हुए उन तक जाएं, मिले और उनको मदद करें कि आप चाहते क्या है, मैं खुजवाने आया हूँ। ओंकार जी से यही, इसी बात पे मैं अंत में जो मेरे जो प्रश्न है जो मैं ओंकार जी से और धीरेन्द्र जी से दोनों से पूछूंगा, वो ये है कि जैसा कि इंगित किया धीरेन्द्र जी ने कि 2024 की कवायद में अभी भी जो विरोधी दल हैं वो हाथ पांव ही मार रहे हैं, लेकिन इस हाथ पांव मारने में राहुल गांधी से लेके और सत्यपाल मलिक हों, चाहे ममता बनर्जी हों या चाहे कोई भी हो, अभी तक मैं ये नहीं समझ पाया हूं कि इनकी समझ में ये क्यों नहीं आता कि ये मोदी पर राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रष्टाचार, इन दो मुद्दों पर कभी लांछित नहीं कर पाएंगे। जो कर सकते हैं वो, जो असंतोष मुझे दिखता है थोड़ा बहुत इन सब देख में उसमें, तो वो असंतोष जो है वो अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग हो सकता है, या फिर जो हमारे जो हिंदू पक्ष का जो जिसको हम कह सकते हैं राइट विंग का जो राइट विंग है वो असंतुष्ट है, लेकिन उसको ये कभी टच भी नहीं करेंगे क्योंकि इनको तो गोल लेफ्ट से ही करना है। यानी मैं कई बार ये एक एग्जांपल देता हूँ कि साहब कि हॉकी का मैच हो रहा है और एक सामने जो है टीम वो बैलेंस टीम है और दूसरी टीम कहती है कि हमने ये तय कर रखा है कि हम सामने वाली टीम को गोल जो है वो लेफ्ट से ही जाके करेंगे। तो सामने वाली टीम के लिए आसान है, ये सारे के सारे लेफ्ट पे रहते हैं, वो जाके राइट से गोल कराते हैं और 20-20 गोल से उनको हरा देते हैं और खुद का जो है वो अपना को ये उनके लेफ्ट से जाने की कोशिश करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जी, ओंकार जी। मैं आपकी बात से एक्चुअल में 100% नहीं 200% सहमत हूँ कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी ने किया है, सेनाओं को मजबूती देने के काम से लेकर के और चीन की जो सरहद है उससे जुड़े हुए इलाकों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया है, और जिस तरीके से अमेरिका से, फ्रांस से, इजराइल से, रूस से तमाम अत्याधुनिक साजो सामान खरीदे हैं सेना के लिए, उसके बाद आप ये आरोप तो नहीं लगा सकते। और 2 कांड, उड़ी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान में घुस करके मारना, और पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक बालाकोट में, वहां पर एक पूरे ट्रेनिंग सेंटर को और आतंकवादियों को उड़ा देना, इसके बाद आप उन पर ये आरोप तो नहीं लगा सकते कि साहब राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के वो कहीं कोताही बरत रहे हैं। दूसरे, जो आपने कहा कि साहब नरेंद्र मोदी की ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता या उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं चेप सकता। जब वो चीफ मिनिस्टरशिप से हटे थे गुजरात में और यहाँ आए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए,
तो उनके खाते में जो चीफ मिनिस्टर की सैलरी होती है, जो दूसरे अपने भत्ते वगैरह होते हैं, कुल मिलाकर के 55 लाख के आसपास था। और वो उन्होंने ये कह दिया था अपने चीफ सेक्रेटरी को कि जो मेरे स्टाफ में लोग थे, चाहे ड्राइवर है, रसोइया है, दूसरे लोग हैं, ये उनके परिवारों में बांट दिया जाए, ताकि शादी ब्याह लड़कियों के लिए जो एजुकेशन है वो सब जो है कंप्लीट हो सके। जो व्यक्ति नेपाल के किसी बहादुर को अपने बेटे की तरह रख करके पढ़ाए, उसको काबिल बनाए, वो भैया अब ना उसके आगे है ना कोई पीछे है, ना उसको भाई भतीजावाद करना है, ना उसे फूफा जी का ख्याल रखना है, ना जीजा जी का ख्याल रखना है। वो किसके लिए भ्रष्टाचार करेगा? तो ये 2 चीज़ें इस देश को अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी हैं कि वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ या तो जो उनके बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं नरेंद्र मोदी को कि ये तो साहब कोई नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार लेने के लिए ये सब कर रहे हैं, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित होने के लिए कर रहे हैं। अलग-अलग देशों के लोग आकर के भारत में ही उनके नेतृत्व की, उनके विज़न को लेकर के उनकी तारीफ़ कर चुके हैं। तो उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पर मेरा कहना ये है कि जो इस समय एक वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है कि ये एक आखिरी कोशिश है 2024 से पहले, कि जो एक ठीक-ठाक छवि अभी भी इनकी बनी हुई है और जो इनकी लोकप्रियता में कमी नहीं आ रही है, कम से कम नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आ रही है, एज़ लीडर कोई कमी नहीं आ रही है। अलग-अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगता है, वो सब बाय डिफ़ॉल्ट जो उनकी स्टेट सरकारें हैं, जो उनका नेतृत्व है, जो विधायकों की नाकामियाँ हैं, जो लोगों की नाराज़गियाँ हैं, वो सब कारक हो सकते हैं। मैं एक विपक्ष को सलाह देना चाहता हूँ आज। अगर उनके पास मुद्दों का इतना टोटा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को घेरा कैसे जाए और नरेंद्र मोदी को की छवि को कैसे वो छिन्न-भिन्न करें, जो हो नहीं रही है। 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री का फेस बनाया था, एनडीए ने उस पर डिटो किया था। उसके बाद से जो देश भर में इन्होंने 2013 के आखिर में और 2014 में चुनाव से पहले जो रैलियां की हैं, जो सभाएं की हैं, उस समय के इनके भाषण क्यों नहीं सुनता विपक्ष? ठीक तरीके से, ध्यान से उन भाषणों को सुने और उस समय देश को जो सपने दिखाए थे नरेंद्र मोदी ने, उनको जरा नोट करें और उन सारी चीजों को लेकर के जरा जनता के बीच में जाए और कहे कि भाई नरेंद्र मोदी ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, ये ऐसे वादे किए थे, 2022 तक हर एक को छत मिल जाएगी, ये बात की थी, तमाम तरह की दूसरी बातें, तमाम तरह के दूसरे वायदे किए थे। क्या ये पूरे कर पाए नरेंद्र मोदी? और अगर 9 साल में, 10 साल में ये सारे वायदे ये पूरे नहीं कर पाए, तो फिर ये जो 60-70 साल की अपनी पूर्ववर्ती सरकारों पर लांछन लगाते हैं, तो उसमें कितना दम रह जाता है? नरेंद्र मोदी को उनके ही भाषणों, उनकी ही पूर्व घोषणाओं और जो वायदे उन्होंने किए थे, उस पर आप घेर सकते हैं कि ये नाकाम रहे हैं, जो सपने इन्होंने देशवासियों को दिखाए थे। वहाँ तो ये घेर सकते हैं नरेंद्र मोदी को। और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के अगर आप सवाल करेंगे, महँगाई को लेकर के भी सवाल करेंगे, तो आप नहीं घेर पाएँगे। क्योंकि आप अपने आस-पड़ोस के देशों में ही देख लो कि मुद्रास्फीति की दर क्या है और इनकी जो मुद्रा है, वो किस हालत में पहुँची हुई है। जो बेरोज़गारी है, ये केवल हिंदुस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का ही मसला है। फिर कोविड काल को लेकर के जिस तरह के प्रबंधन इन्होंने किए हैं, 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन करा दिया, किसी देश की तरफ इनको देखना नहीं पड़ा, तो उस मोर्चे पर आप नरेंद्र मोदी को नहीं घेर पाएँगे। जी, धीरेन जी।
मुझे ये लगता है कि 24 के चुनाव के लिए विपक्ष जिस तरह की चीज से जूझ रहा है वो है कि जैसे मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ दे सकता हूँ कि पूरी तरफ हल्ला मचा हुआ है, कपड़े कौन से पहनेंगे, वो क्या होगा, उस समय मौसी जी क्या पहनेंगी, चाची जी क्या पहनेंगी, और जब लड़की वरमाला लेके चलेगी वो क्या होगी, और जब किसी ने पूछा कि भाई साहब बारात कब आनी, कह रहा अभी हम दूल्हे की तलाश में हैं। तो कुछ इस तरह की चीज हो रही है कि आप प्रधानमंत्री आप बनना चाहते हैं तो आप पहुंच गए हैं, आप अपने नीतीश बाबू अपने पीछे लाल किले की पोस्ट लगा के वहां चले जाते हैं, लाल किले का पीछे बैकग्राउंड में बनवा लेते हैं और उसके बाद वहां इफ्तार पार्टी कर लेते हैं। इसी तरह से तमाम लोग जो अपने बीआरएस वाले हैं वो वहां पहुंच गए हैं महाराष्ट्र में, और वो वहां कह रहे हैं कि साहब बदलाव लाना, मराठवाड़ा इलाका जो पहले तेलंगाना का कुछ हिस्सा है जो मराठवाड़ा में आता था यार उसका हिस्सा है, उनके साथ लगता हुआ वहां पहुंच रहे हैं, और वो आदित्य ठाकरे या उनके पास पहुंच रहे हैं तमाम। अगर आप देखेंगे राहुल गांधी अपना इधर से उधर घूम रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि साहब इनका क्या है, उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। अरविंद केजरीवाल इस समय बिल्कुल इस मुद्रा में है कि वो उनसे बड़ा कौन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कई राज्यों में पार्षदी भी जीत ली है। तो ये तमाम चीजें ना इशू पर इकट्ठा है, ना किसी एक कोई माफ कीजिएगा, ना कोई चेहरे पे इकट्ठा है। तो आप उस पर इकट्ठे नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो और सबसे कॉमन कारण क्या है, प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे, कि आप जितना ज्यादा व्यक्तिगत हमले करेंगे, आपके पास कोई एजेंडा नहीं दिख रहा है। आप मतलब मुझे बार बार हैरानी ये होती है कि हमको ये दिखना चाहिए कि इन्होंने ये कर दिया तो मैं ये करूंगा। आप इनकी बेहतरी की बात कर सकते हैं ना, आप कुछ ऐसी चीज कोई एक ख्वाब जनता के सामने लाके रख सकते हैं जिसको पूरा करने के लिए आप भी लगेंगे और जनता आपको वोट दे। आप ऐसा नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 20,000 करोड़ का सबूत दीजिए। सबूत आपको भी देना चाहिए ना कि उनका रिश्ता कैसे हुआ, कैसे। अब हम लोगों ने जितनी खबरें की उस समय भी, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे उसके बाद 2G या तमाम चीजें, चाहे उनमें आप देखते थे बाकायदा कुछ ना कुछ नोटिंग्स थे, कुछ सबूत थे, कहीं से कुछ रिकॉर्ड था। आप कोई लाइन नहीं दे रहे, बस आप कह रहे मेरी बात पर आप यकीन कर लो, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि वैचारिक तौर पर अभी दिवालियापन की स्थिति में है, और जब आपके पास कुछ नहीं होता तो जोर जोर से बोलो और कई बार बोलो तो शायद सच हो जाए। आप उस लड़ाई में लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा इस समय 24 के चुनाव में ज्यादातर लोग अपने मन से मान चुके हैं कि हम उनके सामने विकल्प नहीं दे पा रहे हैं, हम उनको, तो लिहाजा हम उसी को गरिया रहे हैं। तो ये मुझे लगता है एक बड़ी प्रॉब्लम है, विपक्ष के लिए प्रॉब्लम है, और इसीलिए इस तरह की पॉलिटिक्स में लगातार मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस तरह के बहुत सारे हमले होंगे, इस तरह के बहुत सारे लोग जो नेता जो बीजेपी के रहे होंगे वो पार्टी छोड़कर जाएंगे, तो उनके पास इस तरह की कहानियां होंगी जिनका एक सिरा प्रधानमंत्री मोदी होंगे। लेकिन ना मोदी उसका, चूंकि ना तो मोदी जवाब देते हैं, ना इस बातों को उनका कहना है कि मैं मेरा काम करता जा रहा हूं, और आपकी विश्वसनीयता है नहीं, तो फिर ठीक है आप कहानी सुनाइए, जनता में से जिनको उसको लेके भागना है वो लेके भाग लेंगे, जिनको नहीं है। क्योंकि मैं जब पता नहीं आप गए या नहीं, ओंकार सर भी गए होंगे, लाल किले के पीछे एक चोर बाजार लगता था जो फर्स्ट अटैक के बाद, है ना, लाल किला अटैक के बाद बंद हो गया था। तो मैं एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि मुझे उस समय जब नया नया शहर में घूमता था तो नई चीजें ढूंढता था, तो आपको ये हैरानी होगी संजय जी अगर आप नहीं गए, कि जो ब्लेड हम इस्तेमाल करते हैं वो टूटा हुआ हो जाता है, वो भी बिक रहे थे वहां, वो भी पड़े थे। जो पेस्ट जो हम लोग चूरन, जो ये टूथब्रश पेस्ट होता है, वो जो खत्म हो चुकी वो खाली, वो भी वो बिक रही थी, यहां तक कि टूटा हुआ टूथब्रश वो भी बिक रहा था, और जो पुराने VCRs और सब खत्म हो चुके थे वो सब बिक रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि उनके ग्राहक नहीं थे, कोई तो आ ही रहा था। तो इन बिकी, इन घटिया या इन आधारहीन बातों के ग्राहक भी हैं। तो इसीलिए आप रेशनल होना बहुत जरूरी है, आपके पास कोई आइडिया होना जरूरी है, वो आपको नहीं दिखाई देता। वो मुझे कई बार लगता है कि इस तरह से चलता रहेगा, और क्योंकि उनके खरीदार बहुत हैं। आप ये देखेंगे, मैं एक और उदाहरण माफ कीजिएगा ले रहा हूं कि आप अभी देखिए लगातार अतीक के मामले में, अतीक के अरेस्ट होने पर, अतीक के मारे जाने पर, या उस पर वो एक खास एंगल ले जाना चाहते हैं, वो खास एंगल ले जाना चाहते हैं। उससे पहले चूंकि साइंस का मेथड अलग है, और इन्हें जनरल भी हम ये मानते हैं कि किसी आदमी की शोहरा व आम क्या है, इसके बारे में लोग क्या कहते हैं और इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, इसी के आधार पर आप देखते हैं। लेकिन आप उन तमाम
यूट्यूब पर जाइए इन तमाम महान पत्रकारों के, जिन्होंने अपनी पत्रकारिता में कोई स्टोरी उनकी याद नहीं है, उनको कभी याद नहीं कि उन्होंने कोई स्टोरी की, और मुझे भी याद नहीं, क्योंकि मैं 25 साल से यही हूं और मैं 25 स्टोरी तो गिनवा सकता हूं, जिनमें से कुछ आपने, भले ही मेरा नाम याद नहीं है, लेकिन वो स्टोरी सुनी होंगी। वो एक स्टोरी नहीं गिनवा सकते। उनके बारे में जो उनके व्यक्तिगत चीजें मैं डिस्कस नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है व्यक्तिगत पर्सनल अलग बात है, लेकिन उनकी वो पर्सनैलिटी उनकी नैतिकता के तार तार कर देती है अगर आप फील्ड के अंदर उनकी बातें सुनिए। अब उनका रिकॉर्ड क्या है? उनका रिकॉर्ड इस समय यूट्यूब पर है, कोई भी झूठ नहीं बोल सकता, मैं भी नहीं बोल सकता हूं, आप भी नहीं बोल सकते। आप उस पर जाइए और जिन्होंने जब से शुरू किया उस वक्त से आने वाले चुनाव का रिकॉर्ड देखते चलिए, जिनमें से एक कहता है कि तो योगी हार जाएंगे गोरखपुर से, फिर उसके बाद फिर एक में मैंने देखा उसने अभी वही गुजरात चुनाव में फिर उसने कहा कि तो क्यों बेहोश हो जाएंगे अमित शाह जब रिजल्ट खुलेंगे। अमित शाह वाकई बेहोश हुए, खुशी के मारे हो गए, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे होंगे। लेकिन और इसके बावजूद भी फिर सवाल जो दूसरा है, मतलब सवाल ये है कि वो लाखों लोग जो उस झूठ को भी देख रहे, इस झूठ को भी देख रहे, इस झूठ को भी देख रहे हैं, तो इसका मतलब है वो टूटे जो फर्जी टूटे हुए ब्लेड हैं जो आपकी जिंदगी में कोई काम अदा नहीं करते, वो उनके लिए है। तो वो लोग वही हैं, वो टूटे हुए खाली पन्नी, टूटा हुआ टूथब्रश, यूज्ड ब्लेड, उस सब को खरीद रहे हैं। तो उनकी बातचीत है। मैं इसमें एक बात और जोड़ देता हूं संजय जी, अगर प्रोग्राम में आप इजाजत दें तो। जी देखिए, नरेंद्र मोदी के मुकाबले के लिए कौन कौन चेहरे प्रस्तुत किए जा रहे हैं 2024 के लिए। केसीआर, जिनकी बेटी शराब कांड में एजेंसियों की पूछताछ का सामना कर रही है। शरद पवार हालांकि खुद तैयार नहीं है और दावेदारी भी नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ उनकी क्या स्थिति है, उनके परिवार की क्या स्थिति है, सर्वविदित है। ममता बनर्जी, जिनका भतीजा और भतीजे की पत्नी दोनों मतलब एजेंसियों की पूछताछ का सामना कर रहे हैं। उनके करीबी पार्थ चटर्जी, जिनके यहाँ से 50 करोड़ से ज़्यादा का तो कैश ही मिला था, और बेनामी संपत्तियाँ कितनी मिली थी। और एक और जो उनका शायद अनुव्रत मंडल का जो तस्करी के मामले में अंदर गया हुआ है। तो ममता बनर्जी की अपनी विश्वसनीयता क्या रह गई है। जो बचे आपके अरविंद केजरीवाल, कल ही 9.5 घंटे सीबीआई ने उनको ग्रिल किया है। इससे पहले उनके 2 साथी ऑलरेडी जेल जा चुके हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए। ये मैसेज जा रहा है मतदाताओं के बीच में। कोई बचा हुआ है क्या? और राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जिनसे 8 दौर की पूछताछ ऑलरेडी ईडी कर चुकी है, और अभी राहुल गांधी की सांसदी चली गई 2019 के उनके एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान के ऊपर जो उनको सजा सुनाई सूरत की कोर्ट ने। तो कोई एक चेहरा है क्या विपक्ष के पास जो ये कहे कि हम बेदाग हैं, हमारी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है और हम पर लोग रिलाय करते हैं, हम पर लोग भरोसा करते हैं। एक चेहरा आज की तारीख में विपक्ष के पास नहीं है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब इसी बिंदु पर हम आज की इस चर्चा को विराम देंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में हमें सपोर्ट भी करें। दर्शकों को धन्यवाद देते हुए ओंकार जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, धीरेन्द्र जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, आपका भी धन्यवाद।